मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़ा था और आहार नाल का एक पूरा जनरल डायग्राम हमने पढ़ा था। उससे पहले हम मुख्य के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हमने मुख्य गुहा को भी पढ़ा है। मुख्य गुहा में 3 भाग थे, जिसमें सबसे पहले हमने दांत को लिया था। दांत टोटल 32 होते हैं वयस्क अवस्था में। द्विबार दंती, विषम दंती, गर्ती दांत, ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ साझा की थी। उसके बाद हम बात करते आए हुए थे लार ग्रंथियों को लेकर, और लार ग्रंथियों में विशेषकर 3 पर जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मानव की, जहाँ तक बात की जाती है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जीभ, आपसे कोई ये पूछ ले कि जीभ की लंबाई कितनी होती है, शायद मैंने ये आपके साथ साझा नहीं की है, किसी का सवाल भी हो सकता है ये। लंबाई जीभ की आपके साथ क्या पूछ ले, लंबाई, तो याद रहे आपको 10 से 15 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर के क्या होती है भाई, इक्वल होती है। उससे आगे हमने बात जो की थी वो आहार की संरचना के लेकर की थी, और वो शायद अपनी पूरी भी हो गई थी। अब जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले ग्रसनी को लेकर करेंगे। अगली जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी ग्रसनी। और ग्रसनी में अगर बात करूं सबसे पहले तो उसकी लंबाई आती है और फैलरिक्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में कहें तो। बात करता हूं सबसे पहले अगली ग्रसनी। क्लियर है? इसकी लंबाई अगर कोई पूछ ले अपने से, क्या पूछ ले? लंबाई। कुछ स्ट्रक्चर्स अपने को जानना जरूरी है। लंबाई की बात करूं तो लंबाई इसकी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। विशेषता के अंदर बात करूं तो ये पतली नलिका नुमा संरचना होती है। क्लियर है? इसकी दीवार चार स्तरीय होती है। इसमें भोजन का किसी प्रकार का इसमें भोजन का किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। किसी प्रकार का पाचन, या फिर मैं बात करूं अवशोषण की, तो वो क्या होता है? नहीं होता है। केवल भोजन में श्लेष्मा मिल जाने के कारण केवल भोजन में श्लेष्मा मिल जाने के कारण भोजन लसलसा हो जाता है। समझ में आ गई आपको ये बातें कि पतली नलिकानुमा संरचना होती है, इसकी दीवार 4 स्तरीय होती है, इसमें भोजन का भी किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। केवल भोजन में क्या मिलता है? श्लेष्मा मिलता है, और श्लेष्मा मिलने के कारण भोजन क्या हो जाता है? लसलसा होता है। और ये लसलसा होने के कारण ये भोजन क्या होता है? नीचे की ओर कर्माकुंचन गति के माध्यम से क्या करता है? गमन करता है। लसलसा होने के कारण भोजन नीचे की ओर ग्रास नली में कर्माकुंचन
गति करता है। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब देखो कई बार आपसे ये बात की जा सकती है और मैं ये क्लियर कर दूं कि 4 स्तर इसमें कौन कौन से होते हैं। मैं एक कार्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिएगा ये एक इस प्रकार की दीवार है, ठीक है, इसका ये भाग है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो इसका दूसरा भाग रहता है वो इस प्रकार की लेयर को दर्शाता है। तीसरा भाग है जो ठीक इसके ऊपर की ओर ऐसे व्यवस्थित होता है। और चौथा जो भाग होता है वो क्या होता है, श्लेष्मय भाग होता है। ये ठीक उसी प्रकार इधर से भी देखें तो ये ऐसा भाग देखने को मिलता है आपको। और चौथा जो भाग रहता है वो इस प्रकार से थोड़ा उभार लिए हुए होता है। ये भाग होती है, सबसे बाह्य परत है ये। और इस बाह्य परत को अपन कहते हैं सीरोसा। क्या कहते हैं, सीरोसा, या श्लेष्मा परत कहलाती है, या फिर मैं कह दूं म्यूकस लेयर, एक ही बात है। ये होती है मध्य परत होती है। और ये जो होती है, जो मैं कह दूं एपिथेलियम उत्तक होते हैं। क्लियर है, 4 परतों से निर्मित होते हैं। चारों परतों के साथ आपकी बात की, ये बिल्कुल लेयर होती है जो श्लेष्मा या फिर म्यूकस का श्रावण करती है। अब देखो होता क्या है इसमें कि ये जो आंतरिक परत होती है उसमें इस प्रकार के उभार होते हैं। ये इस प्रकार की सिचुएशन रहती है। और दूसरी इस तरफ से है ये भोजन वाली, तो इसमें भी क्या होता है, वापस इसके ठीक अपोजिशन डायरेक्शन में ये देखो, ये जो डायरेक्शन बनता है, यानी भोजन जो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे आगे की आगे क्या करता है, गमन करता है। ये ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलता है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ग्रसनी की बात कर रहे हैं। ग्रसनी में लंबाई की बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर के इक्वल पतली नलिकानुमा संरचना होती है। इसकी दीवार 4 स्तरीय होती है। इसमें भोजन का किसी प्रकार का ना तो पाचन होता है, ना क्या होता है, अवशोषण होता है। केवल भोजन में क्या मिलता है भाई, श्लेष्मा मिल जाता है। और इस कारण ये भोजन क्या होता है, लसलसा होता है। लसलसा होने के कारण भोजन क्या करता है, आसानी से नीचे की ओर आता है। और ऐसी जो गति होती है, यानी मैं कहता हूँ ये इस प्रकार की स्टेप बाय स्टेप जो गति होती है एक दूसरे को कन्वर्ट करते हुए, वो क्या कहलाती है, कर्माकुंचन गति कहलाती है। ये आपकी क्लियर हो गई होगी बात मेरे हिसाब से। 4 परत कौन कौन सी है, बाह्य परत सीरोसा कहलाती है, मध्य परत या फिर जो बात वाली परत आती है, तीसरी जो एपिथेलियम परत है, और चौथी जो अंदर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर बात करूँ तो श्लेष्मा या फिर म्यूकस की परत कहलाती है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। देखो कुछ किताबों में ये भी आपके साथ बात की होगी, थ्योरी बनाए तो वैसे बहुत बनी जा सकती है, ठीक है। तो ये ऊपर से तो किससे जुड़ी होती है भाई, मुख्य गुहा से जुड़ी होती है। ऊपर की ओर तो किससे जुड़ी होती है, मुख्य गुहा से ऊपर की ओर। और नीचे की ओर पूछ ले तो नीचे की ओर ये किससे जुड़ी होती है भाई, नीचे की ओर ये किससे जुड़ी होती है पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, नीचे की ओर ये ग्रसिका या ग्रास नाल से जुड़ी होती है। ग्रसिका या फिर मैं कह दूं ग्रास नाल, या इसी का ही नाम होता है भोजन नाल। भोजन नाल, ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। अब बात करूं मैं आपके अगले भाग को लेकर, तो अगला भाग जो आता है वो आता है ग्रास नली, या फिर मैं बात करूं ग्रसिका। क्लियर है, तो हेडिंग लगा दीजिएगा ग्रास नली। और ग्रास नली की अगर बात करूं तो इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, ज़्यादा कोई इन दोनों में डिफरेंट नहीं होता है, बस लंबाई का डिफरेंट होता है। ये 10 सेंटीमीटर होती है जो थोड़ा ज़्यादा होती है बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। पाचन और अवशोषण इसमें नहीं था तो इसमें भी नहीं होता है। केवल इसमें क्या मिलता है भाई, श्लेष्मा या फिर म्यूकस का स्राव होता है, जिससे भोजन क्या बन जाता है, लसलसा बन जाता है। और भोजन कर्माकुंचन गति को आगे की ओर बढ़ाता है। क्लियर है। हम बात क्या कर रहे हैं भाई, ग्रास नली की बात कर रहे हैं।
तो हेडिंग लगा दी होगी आपने, ग्रास नली, या इसको अपन कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। क्लियर है? या इसका एक और नाम भी है, भोजन नाल। क्या कहते हैं अपन? भोजन नाल। फिर बात आती है इसके लंबाई की, तो पहला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये भी कह सकते हैं कि पतली नलिकानुमा संरचना होती है। अगला लिख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का पाचन व अवशोषण नहीं होता है, केवल म्यूकस का स्रावण होता है। और इसका काम क्या होता है भाई म्यूकस का? ये क्या करता है? भोजन को, जो भोजन को क्या करता है भाई? जो भोजन को लसलसा बनाता है। जो भोजन को क्या करता है भाई? लसलसा बनाता है। पतली नलिकानुमा संरचना होती है, इसमें किसी प्रकार का पाचन और अवशोषण देखने को नहीं मिलता है, और ये केवल क्या करता है? म्यूकस का स्रावण करता है, जो भोजन को क्या बनाता है भाई? लसलसा बनाता है। मेरे हिसाब से ये बातें आपकी क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। इसकी भी अगर बात करूं तो इसमें भी देखो यही 4 सेम परतें होती है, और इन्हीं प्रकार से कर्माकुंचन गति के लिए ये क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगर बात करूं इसकी, ये ऊपर की ओर से तो किससे जोड़ता है भाई? अगर बात करूं इसकी तो ये ऊपर की ओर से ग्रास नली, ऊपरी ओर से तो किससे जुड़ी होती है भाई? ऊपरी ओर से तो ग्रसनी से जुड़ी होती है। ऊपरी ओर से तो किससे जुड़ी होती है? ग्रसनी से, जो अभी हमने जस्ट पढ़ी थी पहले। और नीचे की ओर से तो किससे जुड़ी होती है भाई? आमाशय से। संयोजित होती है। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं देखने को मिलेगी इन चीज़ों में। हम बात आगे को लेकर करते हैं। केवल इन दोनों में क्या फंक्शंस होता है भाई? श्लेष्मा स्रावित होता है, और वो श्लेष्मा भोजन को क्या बनाता है? लसलसा बनाता है। और लसलसा भोजन क्या करता है? कर्माकुंचन गति के बेस के आधार पर वो क्या करता है? अगले ऑर्गन्स, या फिर मैं कह दूँ अगले पार्ट में गमन करता है। अब हम जो इससे नीचे वाला जो पार्ट लेंगे वो रहेगा अपना आमाशय, जिसे सामान्य भाषा में पेट या स्टोमच भी कहा जाता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आमाशय तीन भागों से निर्मित होता है। और आमाशय की अगर संरचना की बात करूं तो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। और अगर इसमें स्तरों की बात करूं दीवार में, तो इसमें भी कितने 4 स्तर पाए जाते हैं। समझ में आई ये बातें जो मैंने आपके साथ साझा की? हम बात क्या कर रहे हैं? आमाशय या पेट को लेकर कर रहे हैं। और आमाशय या पेट की बात करें तो आमाशय और पेट में अगर बात करूं तो अपन ये लिख सकते हैं कि आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आमाशय
एक थैलेनुमा संरचना होती है, आमाशय एक थैलेनुमा संरचना होती है। दूसरे की बात करें तो अपन ये लिख सकते हैं कि आमाशय, दूसरे की बात करें तो आमाशय में अगर बात करूं तो इसका जो भाग होता है या फिर इसकी लंबाई की बात कर लूं तो इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसकी लंबाई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर होती है। इससे आगे की बात करूं तो आप लिखिएगा इसके अंदर कि आमाशय की दीवार में अगर बात करूं इसके लंबाई की, लंबाई तो शायद सॉरी मैंने अभी 15 सेंटीमीटर बोला था, यहाँ पर जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। थोड़ा विशेष ध्यान दें इसमें। और इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। पूछ ले कौन कौन से होते हैं तो आपको पता भी है, और नहीं तो मैं एक बार फिर आपके साथ साझा कर दूं। पहला होता है कार्डिक भाग जो सबसे ऊपरी भाग होता है, फिर दूसरा होता है फंडस भाग, और फिर होता है पाइलोरिक। ये 3 चीज़ें आपके साथ रहती है। पहला कार्डिक, दूसरा फंडस और तीसरा कौन सा रहता है भाई? पाइलोरिक भाग। एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होती है, लंबाई इसकी 30 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, कार्डिक, फंडस और आपको पता ही होगा कि जो इसकी स्ट्रक्चर्स रहती है वो इस प्रकार की रहती है। मैंने पहले भी आपके साथ रो की है, देखिएगा ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये देखने को मिलती है अपने को। ये स्ट्रक्चर्स है। अब देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका, ये कहलाता है, आपको पता ही है कि कार्डिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डिक। दूसरा सेकेंडरी जो पार्ट होता है वो बेस पार्ट होता है और इसको अपन कहते हैं आधारीय भाग, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसका नाम दूसरा क्या है? फंडस भाग। क्या है? फंडस भाग। समझ में आ गई होगी। हम बात क्या कर रहे हैं? आहार नाल की, आमाशय की बात कर रहे हैं। आमाशय की एक स्ट्रक्चर होती है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर में हम 3 पार्ट को लेकर बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो कार्ड भाग है, दूसरा जो है फंडस भाग है, और तीसरा जो है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है। हम बात इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। और इसमें अगर ये इस दीवार की बात कर लूँ तो ये दीवार भी अपने कितने भाग की होती है भाई? 4 स्तरीय लेयर होती है, ठीक है ना। इन 4 स्तरों में सबसे बाहर की ओर आउटर, उसके बाद मध्य, और इसके बाद ये होती है जो होती है म्यूकस, और ये जो होती है वो होती है HCl स्रावित भाग होता है, ठीक है। ये 4 परतें आपको देखने की पड़ती है, बाह्य, मध्य, म्यूकस और HCl का स्रावण करने वाली अधो जठर ग्रंथियाँ, जिन्हें आपने पढ़ा भी होगा। अब सबसे पहले मैं जो पार्ट लूँगा वो रहूँगा कार्डिक। किसकी बात करूँगा? कार्डिक भाग की। आमाशय में भी 3 भाग है और सबसे पहले भाग की बात कर रहा हूँ, वो कौन सा भाग है? अपना कार्डिक भाग है। तो इसके बारे में बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट यही बनता है कि ये आमाशय का प्रथम भाग होता है। क्या होता भाई? आमाशय का प्रथम भाग होता है। देखो, इसका पाचन अवशोषण से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल इसका बात यही होता है कि एक गेटमैन की भांति कार्य करता है। यानी ऊपर से तो भोजन को अंदर आने देता है, लेकिन अंदर से भोजन को वापस ऊपर की ओर नहीं जाने देता है। ये एक काम होता है किसका? इसका। होता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये एक पतली झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर है, वाल्व कह रहा हूँ मैं। यहाँ से इसके ऊपर भोजन आता है तो इसमें क्या आता है? दबाव, स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आता है, ये जो भाग है वो इस भाग में क्या होता है? खुल जाता है इस रूप में, यानी नीचे की ओर हो जाता है। और नीचे की ओर होगा तो यहाँ का जो सरफेस है या फिर एरिया है वो बढ़ जाता है।
यहाँ का जो भाग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ का भाग बढ़ने के कारण भोजन आसानी से क्या हो सकता है, अंदर की ओर आ सकता है। लेकिन जैसे ही नीचे से अगर भोजन आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और यहाँ से स्ट्रेस आएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जानते ही यहाँ पर आते ही वो क्या हो सकता है, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने के कारण अंदर का भोजन वापस बाहर नहीं जा पाता है, जबकि बाहर का भोजन अंदर आ सकता है। ये बात किसके अंतर्गत की जा रही है, अपन कार्डिक भाग की। तो यह पूछ ले आपसे कार्डिक भाग का कार्य, तो अपन लिख सकते हैं कि कार्डिक भाग केवल भोजन के आवागमन का नियमन करता है। भोजन के आवागमन का नियमन करता है। भोजन के आवागमन का क्या करता है, नियमन करता है। क्लियर हो गई होगी बात। अब बात करता हूं मैं दूसरे भाग की, और दूसरा भाग रहता है अपना फंडस भाग या फिर आधारीय भाग। दूसरा कौन सा भाग है भाई, फंडस भाग की बात करी जा रही। ये क्या होता है, आमाशय का आधारीय भाग होता है। कौन सा होता है, बेस पार्ट होता है, आधारीय भाग होता है। क्लियर है, आधारीय भाग होता है। इस भाग में होता क्या है कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने, दो प्रकार की कोशिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती है। समझ रहे हैं ना जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। बात किसकी कर रहे हैं, आधारीय या फंडस भाग की कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। पूछ ले आपसे कि कौन कौन सी सेल है, तो नाम आप लिख सकते हैं, ओजेंटिक सेल, या फिर मैं कह दूं कोशिका। और सेकंड जो बात करें वो कहलाती है जाइमोजन कोशिका। दोनों चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। हम बात कहाँ कर रहे हैं, आमाशय के फंडस भाग को लेकर कर रहे हैं। क्या दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, फर्स्ट ओजेंटिक सेल और सेकंड क्या होती है, जाइमोजन सेल। अब होता क्या है कि जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आया, जैसे ही क्या होता है, भोजन फंडस भाग के संपर्क में आया, तुरंत ही ओजेंटिक सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होकर ये अपने में से किसका निर्माण करती है, HCl का दीवार। ये जो दीवार है ऊपरी क्षेत्र से, इस दीवार को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको स्रावित करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और प्रेरित करते ही ये HCl यहाँ से स्रावित होता है। और HCl की अगर pH की मान की बात करूँ तो 1.5 से लेकर 1.8 या फिर मैं कह दूं 9 तक इसका pH मान होता है, जो हमारे आमाशय में पाया जाता है उसकी बात की। काफ़ी तेज़ होता है ये। और HCl के बारे में आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अपन फिर कभी बैठ के बात करेंगे इसके बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इतना तेज़ एसिड होता है कि अगर अपनी बॉडी पर या किसी अन्य वस्तु पर अगर ये स्पर्श करता है तो उसमें छेदनुमा संरचना बना देता है। और कभी कभार अपने भी होती है कि कुछ तीखापन, या फिर अपने जनरली भाषा में अपन कहते हैं कि जो पेट में जलन जो महसूस होती है अपने को, वो इसी का ही रूप मिलता है अपने को। ओजेंटिक कोशिका क्या होती है, एक्टिव होती है। जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आता है और वो HCl को प्रेरित करती है, जैसे ही HCl भोजन के साथ मिलता है, जो पहले भोजन आता है वो सारी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें HCl मिलता है तो वो पहले तो उदासीन में कन्वर्ट होता है, और उदासीन होने के बाद वो क्या, HCl की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम में बनता है। हालांकि अपन डाइजेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब वो अम्लीय माध्यम में आते ही इसको अपन क्या कहते हैं, कायम कहते हैं भोजन को। आमाशय में जो पचित भोजन होता है या फिर जो किण्वित हुआ भोजन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कायम, ठीक है ना। और अगर पूछ ले मुख में जो भोजन है उसको क्या कहते हैं, तो बोलस कहते हैं। बोलस या फिर बॉक्सा, दोनों एक ही वर्ड हैं।
भिन्न भिन्न किताबों के और भिन्न भिन्न राइटरों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। बोलस और बॉक्सा एक ही बात है, बॉक्स ना करके बॉक्सा कर देना। और जो आमाशय में जो भोजन होता है ये अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है, दोनों में डिफरेंट भी रहता है। HCl की मात्रा क्या होती है, कितना ये तेज होता है, ये चीज़ें आपके साथ साझा की मैंने। जैसे ही HCl मिलता है भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जैसे ही भोजन अम्लीय होता है तुरंत दूसरी जो सेल है जाइमोजन सेल, ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होकर दो अपने में से क्या होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम स्रावित करती है। पहला होता है प्रोपेप्सिन, और दूसरा करती है प्रोरेनिन। दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है, फर्स्ट है प्रोपेप्सिन और दूसरा करती है प्रोरेनिन। प्रोपेप्सिन होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोरेनिन। अब होता क्या है कि अम्लीय माध्यम में जैसे ही प्रोपेप्सिन भोजन के संपर्क में आता है, जैसे ही अम्लीय भोजन के संपर्क में आता है प्रोपेप्सिन क्या होता है, कन्वर्ट होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है वो, पेप्सिन में। और पेप्सिन में कन्वर्ट होकर ये क्या करता है, प्रोटीन को, जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को किस में, पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में। एक बार फिर समझ लीजिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, जाइमोजन कोशिका। जाइमोजन कोशिका तब एक्टिव होती है जब भोजन में क्या मिल गया हो, HCl। और HCl मिला तो पहले उदासीन में कन्वर्ट होगा। उदासीन में कन्वर्ट होने के बाद जो भोजन का अम्लीय रूप होगा उस समय ये क्या होगी, एक्टिव होगी। एक्टिव होगी तो वो क्या काम करेगी, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन ये दोनों निष्क्रिय एंजाइम है, इनका क्या करेगी, वो श्रावण करेगी। और ये निष्क्रिय एंजाइम जैसे ही अम्लीय भोजन के संपर्क में आता है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। एंजाइम है एक प्रकार का, और ये किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन जो होता है ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में। और आप सभी जानते हैं कि भोजन में जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन का जो संग्रहण होता है अपने शरीर में वो पेप्टाइड के रूप में होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ये वर्ड मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। दूसरा जो रेनिन एग्जाम था ये भी क्या अम्लीय भोजन के संपर्क में आता है और वो क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन एंजाइम कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है कि दूध में एक शर्करा पाई जाती है, वो होती है केसिन, या फिर कहीं आपने नाम सुना होगा रेनिन। ये दोनों ही एक ही प्रकार की शर्करा है। केसिन इस शर्करा को क्या करता है, ये पाचित करता है। और शर्करा हमेशा क्या होती है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। तो क्या कर रहा है भाई, प्रोपेप्सिन पेप्टिड या पेप्टाइड को बदल रहा है। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित केसिन की शर्करा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर दोनों का क्या होता है, पाचन होता है। ये तो बात थी किसको लेकर भाई, फंडस भाग को लेकर। फिर बात आती है तीसरी, जो होता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग का कोई विशेष कार्य नहीं होता, बस यही क्या करता है, नियमन का। जिस प्रकार कार्डिक करता है ठीक उसी प्रकार ये भी करता है। इसका एक फंक्शन होता है कि ये ग्रहणी में जाने तो देता है लेकिन वापस ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय वाले भाग में नहीं आने देता है। इस प्रकार की बातें रहती है आपके आमाशय को लेकर। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। हम एक बार स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और आमाशय तक हमने बातें की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।